अमेज़न सक्सेस स्टोरी। विश्व की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी की शिखर गाथा। संजय बोला धीर। जेफ बेजोस है इनके सीईओ। अमेज़न सक्सेस स्टोरी। विश्व की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी की शिखर गाथा। अमेज़न और अन्य ब्रांड जिनका उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है वे अमेज़न व संबंधित कंपनियों के अधिकृत ट्रेडमार्क है और उनकी कंपनी ही इन लोगों और ब्रांड की असली स्वामी है। यह पुस्तक अमेज़न की अधिकृत पुस्तक नहीं है और इस पुस्तक में दी सारी सामग्री लेखक ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर लिखी है। प्रस्तावना। Amazon.com एक ऐसा मंच है जो ग्राहक को ए से जेड तक सभी उत्पाद खरीदने को आमंत्रित करता है। एक ऐसी कंपनी है जो एक मकान के छोटे से गैराज से शुरू हुई और आज अमेरिका के ऊंची ऊंची इमारतों वाले सिएटल जैसे महंगे शहर में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले ऑफिस के नाम से जानी जाती है। एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत माता पिता की जमा पूंजी से इस शर्त पर हुई कि उनकी सारी जिंदगी की कमाई एक ऐसे काम में लगने जा रही है जिसमें 70% घाटे की उम्मीद थी। एक ऐसी कंपनी जिसने पुस्तकों को ऑनलाइन बेचने जैसे छोटे से विचार को अपने व्यापार का लक्ष्य बनाया और आज विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी के रूप में स्थापित है। उसी बहुचर्चित कंपनी के मालिक है जेफ बेजोस। अमेज़न एक सपना था जिसे जेफ ने बचपन में देखा और अपनी शिक्षा पूरी करते करते वे अपने सपने को पूरा करने में लग गए। एक नाबालिग माँ की कोख से जन्म लेने वाले जेफ, जिनके पिता मात्र 18 महीने की आयु में ही अपने परिवार को छोड़कर चले गए थे, ने अपनी माँ और सौतेले पिता की छत्रछाया में रहकर अपनी शिक्षा पूरी की और आज इतना विशाल एम्पायर खड़ा कर लिया जो वाकई प्रशंसनीय है। उन्होंने इस कंपनी की स्थापना सन 1994 में की थी। तब से लेकर आज तक वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले आ रहे हैं और करोड़ों लोगों के आदर्श बन गए हैं। आरंभ से ही जेफ की यह आदत रही है कि वे बिना थके काम करते रहे और पूरी लगन से काम करते हैं। उनके एक पूर्व सहपाठी का कहना था कि एक बार जेफ ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उनका इरादा एक ऐसा विद्यार्थी बनने का था जो उल्लेखनीय शैक्षणिक प्रदर्शन कर सकता हो और उपाधि ग्रहण समारोह को संबोधित करने की क्षमता रखता हो। वे अमेज़न के शुरुआती दिनों में कम से कम 12 से 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करते थे और प्रतिदिन आने वाले ऑर्डर रात को स्वयं बांधकर प्रातःकाल उन्हें डाकघर देकर आते ताकि सभी पैकेट समय से ग्राहकों को मिल सके। यही नहीं, आज भी वे अपनी टीम को स्वयं ही अपने सर्विस इश्यू के बारे में ईमेल बताते हैं। एक समय था जब लोग खरीदारी करने के लिए दूर दराज के इलाकों में लगने वाले हाट और साप्ताहिक बाजारों में जाया करते थे। उस जमाने में न तो कोई पक्की दुकानें हुआ करती थी और न ही पक्के दुकानदार जो कि किसी एक किस्म का सामान बेचते हो। बस जो मिला उसे लाकर बाजार में बेच दिया। लोग इंतजार करते थे कि कब हाट का दिन आएगा और वे वहां जाकर खरीदारी करेंगे। इन्हीं हाट बाजारों का सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा, जिनमें छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज बिकने आती थी। विश्व के कई इलाकों में यह सिलसिला आज भी कायम है। अभी भी विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां दूर दूर तक पक्की दुकान या बाजार नहीं, बल्कि लोग हाट में सामान खरीदने जाते थे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कई कई दिनों का सामान इकट्ठा ले आते हैं। लेकिन कभी किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि आपको अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस एक क्लिक मात्र से ही वह चीज़ आपके घर में आ जाएगी और आप घर से बाहर जाने के आवश्यक श्रम से बच
जाएंगे। इससे न केवल आप अपना समय बचा सकते हैं, बल्कि वह वस्तु बाजार से सस्ते दाम में भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग विदेशों विदेशों के साथ साथ भारत में काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही है। इंटरनेट की पहुंच ने इसे और भी आसान बना दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें प्रत्येक वस्तु बाजार से सस्ते दामों में उपलब्ध है। आज के ग्राहक को और क्या चाहिए? न बाजार जाने का झंझट, न समय की बर्बादी और न ही पार्किंग की समस्या। प्रस्तुत पुस्तक में हमने खरीदारी के बदलते चलन के बारे में बात करते हुए विशेष रूप से Amazon.com की जानकारी प्रस्तुत की है, जो पाठकों को इस विशालतम ऑनलाइन शॉपिंग सेवा के बारे में ऐसी अनूठी वह विस्तृत जानकारी देती है जो उन्हें सोचने पर विवश कर देती है कि जेफ बेजोस वाकई एक अद्भुत व्यक्ति है। इतनी बड़ी कंपनी को बिल्कुल ही छोटे स्तर से उठाना और इतने बड़े मुकाम तक लाना सरल तो नहीं था, परंतु कहते हैं न कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अवश्य मिलती है। एक साधारण मनुष्य के अप्रतिम साहस, बुद्धिमत्ता व जीवटता की अनोखी गाथा। संजय बोला, धीर। बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के लिए बाजार से उत्तम कोई स्थान नहीं जहाँ से इन्हें खरीदा जा सके। बाजार मानव सभ्यता में समाज की अवधारणा के स्थापित होने की प्रक्रिया के साथ ही आकार लेता आया है। इस समय विश्व में दो तरह के बाजार अस्तित्व में है, आम बाजार व खास बाजार। एक ही बाजार में एक ही वस्तु बेचने के लिए कई दुकानदार होते हैं जो उक्त वस्तु की भिन्न भिन्न प्रकार की किस्में बेचते हैं। यदि कोई ग्राहक अपनी मनपसंद वस्तु खरीदने की इच्छा रखता है, वह उसे आसानी से बाजार जाकर उसका भुगतान कर खरीद लेता है। बाजार क्षेत्र वास्तव में बाजार का एक उपखंड है जो एक ऐसे लोगों का या संगठनों से मिलकर बना होता है तो एक या अधिक ऐसे लक्षणों को साझा करते हैं जो समरूप उत्पाद और मूल्य या कार्य जैसे उन उत्पादों के गुणों पर आधारित सेवाओं की मांग का कारण बनते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो एक बाजार क्षेत्र निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करता है। 1. यह अन्य क्षेत्रों से अलग है। 2. यह खंड के भीतर सजातीय है। 3. यह लोगों की आम जरूरतों को दर्शाता है। 4. बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से ही इस तक पहुंचा जा सकता है। बाजार शब्द का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब समान उत्पादन और या सेवा वाले उत्पादक उपभोक्ताओं को समूह में बांटा जा सकता है ताकि उन्हें उनसे अलग अलग राशियां प्राप्त की जाए। मोटे तौर पर जहां बाजार को छोटे समूहों में भी विभाजित किया जाता है, उन्हें एक ही विचार के सकारात्मक और नकारात्मक अनुप्रयोगों में देखा जा सकता है। आधुनिक बाजार। आज मानव निर्मित बाजार मानव पर ही हावी होते जा रहे हैं। इसके कारणों का पता लगाया जाए तो पता लगता है कि तकनीकी विकास के साथ जैसे जैसे हमारे सपने वास्तविकता से दूर होते चले गए, वैसे वैसे बाजार हमारे मस्तिष्क पर हावी होते चले गए। पारंपरिक बाजार हमारी आवश्यकताओं का सौदागर हुआ करता था, आधुनिक बाजार सपनों का सौदागर है। ऑनलाइन शॉपिंग ने तो इसे और भी साझा संवार कर परोसना शुरू कर दिया। आज हर व्यक्ति का सपना है कि उसके पास एक भव्य मकान हो, आलीशान कार हो, वह दुनिया की सैर करे, किसी खिलाड़ी के साथ खेलने का सौभाग्य प्राप्त करे, देह विमर्श, व्यापार के लिए पैसा आदि ऐसे कई सपने हैं जो आधुनिक बाजार के पास है और वे उन्हें पूरा करने की गारंटी भी देता है। आम आदमी के ऐसे सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास अनेक योजनाएं तथा विकल्प मौजूद है। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक व्हाट्सएप तथा फेसबुक से लेकर यौन शक्तिवर्धक दवाओं तक हर चीज़ के विषय मौजूद है। आज के बाजार में स्त्रा के शरीर की इतनी बारीकी से पड़ताल की जा रही है कि उसको शरीर को ढकने के बावजूद ऐसा दिखाया जाता है जिससे आम आदमी के मस्तिष्क में एकदम से पाने की चाह पैदा होती है।
इससे अनेक व्यक्तिगत तथा सामाजिक कुरीतियां के रूप से देखने को मिल रहे हैं। स्थिति तो यहाँ तक पहुँची चुकी है कि व्यक्ति स्वयं भी जीन्स बदलता जा रहा है और बाजार में पहुंचता जा रहा है। यह बाजारवाद का सबसे दुखद और हानिकारक परिणाम है, जो भविष्य के लिए निश्चय ही एक गहरी चिंता का विषय है। बाजार हमेशा एक से अस्तित्व में रहा है और आगे भी रहेगा, किंतु मानव निर्मित होकर भी यदि वह मानव पर हावी हो जाता है तो यह अवश्य ही खतरे का सूचक है। यह कहना आवश्यक नहीं है कि उपभोक्ता संस्कृति और बाजारवाद कुछ ही समय पूर्व हमारी चिंता के मुख्य कारण बनकर उभरे हैं। जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो आधुनिक बाजार के प्रभाव से बचा हो। मन की कोमल भावनाओं को मुद्राओं में तोला जाने लगा है तथा रिश्ते सांकेतिक औपचारिकता में बदल रहे हैं। हाट पहले हाट बाजार हुआ करते थे। हालांकि इस प्रकार के बाजारों की संख्या पहले से काफ़ी कम हो गई है, लेकिन आज भी इनका आकर्षक लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। इन्हें पेढ़िया तथा हटिया भी कहा जाता है। हाट बाजार लगाने का दिन भी सप्ताह में एक बार होता है। सामान्यतः गांव में लगने वाले हाट 3 से 4 घंटों के होते हैं, लेकिन उस क्षेत्र का विस्तार एवं दूरी भी हाट की अवधि को तय करती है। कई स्थानों पर जनसंख्या घनत्व के आधार पर ही हाट सप्ताह में 2 या 3 दिन के लिए लगता है। कई कस्बों या छोटे शहरों में यह कुछ घंटों के लिए दैनिक रूप से भी लगाया जाता है। आज महानगरों में स्थायी तौर पर बनी मंडियां हाट का आधुनिक विकसित रूप है। पहले बाजारों का इतना अधिक प्रचलन नहीं था। लोग पूरा सप्ताह इंतजार करते थे और हाट के दिन अपनी आवश्यक जरूरतों की सूची बनाकर खरीदारी करने के लिए हाट बाजार जाया करते थे। इस प्रकार के बाजार दूर दराज के इलाकों में लगा करते थे और लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करते थे। भारत जैसे कई देशों में हाट जैसे बाजारों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सदियों से कई देशों के पिछड़े इलाकों व गांवों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने में हाट की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। कृषि विपणन, पशुओं की खरीद व बिक्री जैसे कई ऐसे सौदे के अलावा हाट स्थल आपसी मेल मिलाप के महत्वपूर्ण स्थल और सांस्कृतिक केंद्र माने जाते हैं। यहाँ नए रिश्ते बनते हैं और सभ्यता व संस्कृति सहज भाव से पनपती है, जिसमें झूठ, फरेब आदि का कोई स्थान नहीं होता। यह भी अभी भी यदि कोई ग्रामीण व्यापारी अपनी कोई सामग्री बेचने के लिए हाट जाता है तो वह बीच रास्ते में अपनी वस्तु नहीं बेचता, भले ही उसे उसका अधिक दाम क्यों न मिले। वह उस सामग्री को हाट जाकर ही बेचता है, चाहे इसके लिए उसे मीलों दूर पैदल ही क्यों न चलना पड़े। इस प्रकार बाजारी की अवधारणा वस्तुतः सामाजिक अवधारणा रही है। ग्रामीण हाट बाजारों ने सामाजिकता और जन संगठन की भावनाओं को पुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। कुछ हाट बाजार आमतौर पर गांवों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर लगते हैं ताकि ग्राहकों को वहां पहुंचने में कोई तकलीफ न हो। विक्रेता अपनी सामग्री या तो जमीन पर खुले में बैठकर बेचते हैं या फिर हाथ ठेले अथवा बैलगाड़ी में ही रखकर बेचते हैं। ये हाट बाजार ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन होते हैं। भारत के कई गांवों में मुख्यमंत्री ग्राम हाट योजना के रूप में आकार ले रही है और कुछ गांवों में लेने जा रही है। मध्य प्रदेश जिले में इन योजना के अंतर्गत बाजारों में स्थायी अधोसंरचना तथा अस्थायी दुकानों का निर्माण करने का प्रावधान है। पर्याप्त स्थान के न होने की दशा में कई गांवों में हाट के लिए उपयुक्त स्थान का भी चयन किया जाएगा। हाट बाजार योजना की दुकानों का रख रखाव पंचायत द्वारा दुकानों से प्राप्त होने वाले किराए तथा बाजार करों से वसूली गई राशि से किया जाएगा। यही नहीं, दुकानों के आवंटन के अलावा इस योजना में मनोरंजन के लिए भी प्रावधान रखा गया है। यहाँ के हाट बाजार में एमपी थिएटर बनाने की
भी योजना है जहां एक बार में 200-250 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी। ग्राहकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था के अलावा पीने के पानी, प्रसाधन, यातायात तथा महिलाओं के लिए आरक्षित दुकानों की भी व्यवस्था होगी। कई स्थानों पर हाट अतिक्रमण का रूप लेते हैं। वे इतना अधिक अतिक्रमण कर बैठते हैं कि मजबूर होकर नगरपालिका को दुकानदारों के खिलाफ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। शहरों में इस प्रकार के हाट बाजार किसी निश्चित तिथि, निश्चित दिन या फिर किसी विशेष अवसरों पर लगा करते हैं। हाट बाजारों में कई गांव के लोगों का समागम होता है, जहां दैनिक तथा साप्ताहिक स्तर पर वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। इससे व्यापारियों के साथ साथ पंचायत को भी लाभ होता है, जो गांव में विकास में सहयोगी होता है। किंतु सत्य तो यह है कि औद्योगिकीकरण तथा खरीदारी के आधुनिक तरीकों, ऑनलाइन शॉपिंग के आने से हाट पर बहुत असर पड़ा है। यह बाजार अब केवल ग्रामीण स्तर तक ही सीमित होते जा रहे हैं और शहरीकरण के चलते इनका रूप प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है। इसी प्रकार किसी विशेष तिथि अथवा विशेष अवसर पर मेलों का अवसर या इसी प्रकार किसी विशेष तिथि अथवा विशेष अवसर पर मेलों का आयोजन किया जाता है, जहां विभिन्न दुकानें लगती है और वस्तुओं की खरीदारी हो जाती है। ये मेले 1 या 2 दिन से लेकर कई दिनों तक लगने वाले हो सकते हैं। इन मेलों में खरीदारी के अलावा लोग सामाजिक, धार्मिक तथा व्यापारिक जैसे कई कारणों से एकत्रित होते हैं। एक ही तरह के मेले में कई प्रकार के क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के मेलों में क्रय विक्रय के अलावा सांस्कृतिक झलक देखने को तो मिलती ही है। लोगों का मनोरंजन भी होता है। ये मेले किसी विशिष्ट वस्तु की खरीद के लिए भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि पशु मेला, ऊनी वस्त्र मेला, कृषि मेला, खान पान मेला, वाहन मेला, पुस्तक मेला, इलेक्ट्रॉनिक मेला, पुष्प मेला आदि। इस प्रकार के मेले ग्राहकों व वस्तुओं की श्रेणियों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं, लेकिन बदलते हुए समय और लोगों की बदलती नज़र ने इन मेलों की रौनक को भी फीका कर दिया है। मेलों के स्थान पर मनोरंजन पार्क, एम्यूजमेंट पार्क तथा वाटर किंगडम जैसे स्थान लोगों को आकर्षण का केंद्र बन रहा है। यहाँ जाने से पहले भी लोग कई बातों पर गौर करते हैं। 1. वे देखते हैं कि वहाँ वाईफाई कनेक्शन उपलब्ध है अथवा नहीं है। 2. लाइन में लगकर टिकट लेने की बजाय ऑनलाइन बुकिंग करवा दी जाए तो समय की बचत होगी। 3. किसी पुरानी खरीदारी पर मिले डिस्काउंट कूपन से वहाँ के प्रवेश टिकट में कोई छूट है अथवा नहीं। 4. टिकट पर एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री की सुविधा है या नहीं। मित्र मंडली के साथ मेलों का आनंद लेने वाली युवा पीढ़ी अब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट चैट, ऑनलाइन शॉपिंग तथा कानों में ईयरफोन लगाए संगीत सुनने जैसे क्रियाकलापों में व्यस्त है। उन्हें इन प्रकार के स्थानों पर जाना समय की बर्बादी लगता है और घर बैठकर इंटरनेट पर किसी सिनेमा की ऑनलाइन बुकिंग करवाना, शॉपिंग मॉल जाकर हजारों रुपए खर्च करने में वे अपनी शान समझते हैं। यह नई पीढ़ी की सोच है जो आज के वो हाईटेक युग के साथ चल रही है और इस लीक से जरा सा भी पीछे हट जाने पर वे अपने आप को पिछड़ा हुआ मानने लगते हैं। जमाने के साथ चलना और नई तकनीक से अपने आप को अपडेट रखना ही आज के समय की मांग है। शॉपिंग मॉल
आज शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने का फैशन भी अपनी चरम सीमा पर है। यह शॉपिंग मॉल एक या एक से अधिक संख्या में दुकानों से परिपूर्ण ऐसे भवन होते हैं जो व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली दुकानों के कॉम्प्लेक्स का रूप धारण करते हैं। इन शॉपिंग मॉल में उत्पाद तो वही होते हैं जो साधारणतया आम बाजारों की दुकानों में देखने को मिलते हैं, किंतु लोगों की सोच उन्हें आम बाजारों की तुलना में इतना महत्वपूर्ण बना देती है कि वे उनमें बिकने वाली वस्तुओं को घटिया और मॉल में बिकने वाली उसी व्यक्ति को अच्छा समझने लगते हैं। जरा सोचिए कि शॉपिंग मॉल के अस्तित्व में आने से पूर्व क्या उक्त वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती थी, या फिर शॉपिंग मॉल में आने के बाद भी उसकी गुणवत्ता में सुधार हो गया है। यह खरीदारी करने वाले ग्राहक की सोच पर निर्भर करता है कि वह किस स्थान से किस किस्म की और कितनी कीमत की खरीदारी करना चाहता है। जिस व्यक्ति को अपने रुपए पैसे की पूरी कीमत वसूल करनी होती है, वह 4 दुकानों में घूमकर और तसल्ली करके अपनी पसंद की वस्तु खरीदता है। लेकिन जिसे रुपये पैसे की परवाह नहीं होती और जो लोग बेवजह दुकानों पर जाकर समय व्यर्थ गंवाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, उन्हें शॉपिंग मॉल सबसे अधिक पसंद आते हैं। उनके लिए ऐसे स्थान से खरीदारी करना अपने स्टेटस सिंबल से मेल खाता दिखाई देता है और आम बाजारों में जाना उनकी शान के खिलाफ होता है। उनके लिए इन शॉपिंग मॉल में पार्किंग की सुविधा, एयर कंडीशनिंग वातावरण, लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों की सुविधा प्रदान की जाती है। यही नहीं, ग्राहक द्वारा खरीदा गया सामान उनके नौकरों द्वारा पार्किंग में खड़े उनके वाहन तक पहुंचाने या फिर फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान करी जाती है। अर्थात ग्राहक को अधिक से अधिक सुविधाएं देकर उसे अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित किया जाता है कि वह बार बार यहाँ जाकर खरीदी करता है। ऐसा नहीं है कि शॉपिंग मॉल में बिकने वाली हर वस्तु महंगी होती या फिर उसकी गुणवत्ता किसी अन्य वस्तु से कम होती है, लेकिन आम बाजारों में बिकने वाली वस्तु की गुणवत्ता को शॉपिंग मॉल में बिकने वाली वस्तु की गुणवत्ता से कम आंकना गलत है। आज का ग्राहक अपनी सुविधा पहले देखता है, भले ही उसके उक्त वस्तु के लिए कुछ कीमत अधिक ही क्यों न देनी पड़े। भीड़ भाड़ में भरे बड़े बाजारों में सबसे अधिक पार्किंग की परेशानी आती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उसे मात्र 10 मिनट के कार्य के लिए पार्किंग तलाशने और आने जाने में दुगुना तिगुना समय व्यर्थ गंवाना पड़ता है। शॉपिंग मॉल का प्रचलन। शॉपिंग मॉल या शॉपिंग सेंटर नाम का प्रचलन वास्तव में यूरोप, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका से हुआ था। उत्तरी अमेरिका में उन्हें शॉपिंग मॉल के नाम से ही जाना जाता है। कहीं कहीं उन्हें शॉपिंग प्रिस्टिंग तथा शॉपिंग ऑर्चिड के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः शॉपिंग मॉल शब्द का इस्तेमाल बंद तथा विस्तृत भवनों या इमारतों के लिए किया जाता है। इन्हें शॉर्टकट भाषा में मॉल कहा जाता है। इनकी विशेषता यह होती है कि यह कई प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण होते हैं, जहां ग्राहकों को पार्किंग, शौचालय, सीढ़ियां, लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग वातावरण, क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान, सामान उठाने के लिए छोटी टिकरी अथवा ट्रॉली, फ्री होम डिलीवरी आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। यह शॉपिंग मॉल आमतौर पर यह शहर से बाहर एक खुले स्थान पर बनाए जाते हैं और प्रमुख यातायात मार्ग की ओर अभिमुख होते हैं। यूके में इस प्रकार के खरीदारी के केंद्रों को शॉपिंग परिसर अथवा टाउन सेंटर के नाम से जाना जाता है। हांगकांग में शॉपिंग सेंटर या शॉपिंग प्लाजा के नाम से भी जाना जाता है। मॉल शब्द का मानक ब्रिटिश उच्चारक बकिंगम पैलेस लंदन तक जाने वाले वृक्ष मार्ग के लिए किया जाता है। मॉल शब्द शॉपिंग मॉल को निर्दिष्ट
कर सकता है, यानी एक ऐसा स्थान जहां बहुत अधिक संख्या में दुकानों एक पदाचारी क्षेत्र से जुड़ी हो, या फिर एक ऐसा स्थान जहां ग्राहकों को बिना वाहनों के यातायात की बाधा के बिना चलने फिरने की सुविधा हो। उत्तरी अमेरिका में मॉल शब्द आमतौर पर एक विशाल शॉपिंग क्षेत्र को संदर्भित करता है, जिसमें एक ही विशाल इमारत में कई दुकानें होती है और ग्राहकों के वाहनों के लिए पार्किंग का विशेष प्रबंध होता है। अधिकांश शॉपिंग मॉल खुली सड़कों से घिरे होते हैं, जहां न केवल दुकानें होती हैं बल्कि ग्राहकों को लुभाने के लिए उनमें सिनेमा, रेस्टोरेंट आदि भी सुविधा दे दी जाती है। सन 1980 में और 1990 के दशक में मिडी हॉल, शेफील्ड तथा ट्रैफर्ड सेंटर आदि मैनचेस्टर जैसे असंख्य विशाल शहरों में क्षेत्रीय मॉल विकसित किए गए, किंतु अब इस प्रकार के शॉपिंग मॉल का निर्माण योजना विनिमय द्वारा निषिद्ध है। ब्रिटेन में शहर से बाहर शॉपिंग मॉल अब खुदरा पार्कों पर केंद्रित है, जिसमें बाहर से व्यक्तिगत प्रवेश द्वारों सहित गोदाम जैसी दुकानों का समूह होता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में हमीदिया शौक नाम की इमारत वर्तमान के शॉपिंग मॉल से मिलती जुलती है। कहा जाता है कि इमारत 7वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी। इस्फहान का ग्रांड बाजार 10वीं शताब्दी का है। इस बाजार का अधिकांश भाग ढका हुआ है। तेहरान के आवृत बाजार का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। यह बाजार लगभग 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस्तांबुल का ग्रांड बाजार भी 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और इस समय इसे विश्व के लंबे आवृत बाजारों में से एक माना जाता है। इसमें 58 सड़कें और लगभग 4000 दुकानें हैं। 4000 दुकानें हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड का कवर मार्केट सन 1774 में प्रारंभ हुआ था और आज भी चल रहा है। मेट्रो सेंटर यूरोप का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। इस शॉपिंग मॉल में लगभग 303 दुकानें, 50 रेस्टोरेंट तथा 11 सिनेमा स्क्रीन है। इसी प्रकार वेस्टफील्ड लंदन स्थित मॉल यूरोप के सबसे बड़े अंतःशहरी शॉपिंग सेंटरों में से एक है। कहा जाता है कि उसकी स्थापना के प्रथम वर्ष में लगभग 36.5 मिलियन ग्राहकों का स्वागत हुआ था। लंदन में सन 1819 में बलिंगटन आर्केड की स्थापना की गई। इसके बाद तो 19वीं तथा 20वीं सदी में बड़ी संख्या में शॉपिंग केंद्रों का निर्माण होता चला गया। ब्रिटेन में क्रिस्प स्ट्रीट मार्केट दुकानों के सामने सड़कों से साथ निर्मित पहला पैदल चलने वालों के लिए शॉपिंग एरिया था। टॉबमैन सेंटर के आल्फ्रेड टॉबमैन जैसे विकास को ने न्यू जर्सी के द मॉल एट शॉर्ट हिल्स में कई सुविधाओं सहित फव्वारे और 2 मंजिलों के साथ इस अवधारणा को आगे बढ़ाया, जहां ग्राहकों को भी सभी दुकानों का चक्कर लगाने की सुविधा मिली। टॉबमैन की मान्यता थी कि मॉल के फर्श पर कालीन डालने से घर्षण में वृद्धि होती है, जिससे ग्राहकों की गति भी धीमी हो जाती है, अतः उसे हटा दिया गया था। कांच के पैनलों के माध्यम से लुप्त होने वाले दिन के उजाले को भी बिजली के प्रकाश से बढ़ा दिया गया।
जिससे लगता था कि दिन लंबे समय तक टिका है। इससे दुकानदारों को अधिक समय तक रुकने के लिए प्रोत्साहन मिलता था और ग्राहक भी अधिक संख्या में आते थे। होनोलुलु में अल्ला मोआना सेंटर इस समय विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर मॉल के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण सन 1957 में हुआ था। वर्तमान में यह देश के 16वें सबसे बड़े मॉलों में गिना जाता है। अब तक का सबसे बड़ा मॉल चीन में स्थित है। इसे साउथ चाइना मॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह देखा गया है कि आजकल लोग खरीदारी के साथ साथ उन सुविधाओं पर भी अधिक ध्यान देते हैं जो उन्हें किसी मॉल द्वारा प्रदान की जाती है। कई ग्राहक मॉलों को सीमित पार्किंग, रखरखाव और सीमित सुरक्षा संरक्षण वाले या फिर शहर के मुख्य बाजार की तुलना में और उनकी विशाल पार्किंग, गैरेज, मनोरंजन परिवेश और निजी सुरक्षा गार्ड आदि जैसे कारणों की वजह से भी पसंद करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग भारत जैसे देश में इंटरनेट तेजी से अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का शौक बढ़ रहा है। यह एक स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है। इस समय भारत में कई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट मौजूद है, लेकिन कुछ वेबसाइट अधिक से अधिक डिस्काउंट तथा बढ़िया से बढ़िया ऑफर देने का दावा करती है। आंकड़ों के अनुसार ये वेबसाइट निम्नलिखित है। नंबर 1 flipkart.com। यूनिक विजिटर्स के आंकड़ों के अनुसार flipkart.com का नाम दूसरे स्थान पर आता है। यह भी अधिक संख्या में लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली वेबसाइट है। पहले यह वेबसाइट पुस्तकों की ऑनलाइन बुकिंग किया करती थी, लेकिन अब यह इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ साथ घरेलू उत्पाद भी ऑनलाइन बेचती है। इस वेबसाइट को वर्ष 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल नामक 2 युवक ने मिलकर बनाया था। मात्र 4 लाख रुपए से शुरू हुई यह वेबसाइट आज दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट मानी जाती है। इस वेबसाइट ने पिछले 6 वर्षों में कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ाया है और अपने कारोबार को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वह दूसरे ऑनलाइन कंपनियों से अधिग्रहण की योजना बना रही है। नंबर 2 जबांग.com। यूनिक विजिटर्स के आंकड़ों के अनुसार इस वेबसाइट का नाम तीसरे स्थान पर आता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इसे 16.1 लोग पसंद करते हैं। जबांग दरअसल फैशन और लाइफ स्टाइल के सामान बेचने वाली वेबसाइट है। यह परफ्यूम, जूते, चप्पलें, सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण जैसी वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री करती है। यह वेबसाइट वर्ष 2012 में शुरू की गई थी। इसे शुरू करने का श्रेय अरुण चंद्रमोहन, प्रवीण सिन्हा और लक्ष्मी नामक 3 व्यक्तियों को जाता है। नंबर 3 snapdeal.com। आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 10% से अधिक लोग पसंद करते हैं। यह वेबसाइट भारतीय मूल के छात्रों द्वारा शुरू की गई थी, जिनके नाम कुणाल बहल और रोहित बंसल जैसे युवा छात्र थे। इस वेबसाइट के माध्यम से मोबाइल कैमरा, टैबलेट आदि कई दूसरे उत्पाद भी खरीदे जा सकते हैं। पिछले कुछ समय में स्नैपडील ऑनलाइन शॉपिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बाजार बनकर उभरी है। यहाँ तक भी कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री रतन टाटा जी ने भी स्नैपडील.com में निवेश किया। स्नैपडील.com के अनुसार यह रतन टाटा का निजी निवेश है। यह निवेश दर्शाता है कि कंपनी 4 वर्षों का विकास और कसौटी में किस प्रकार खरी उतरी है। अपनी स्थापना के समय से करीब 40 करोड़ जुटा चुकी स्नैपडील ने $3 अरब के भारतीय ई-कॉमर्स बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए करीब 10 करोड़ का निवेश किया है। स्नैपडील ने पिछले 2 वर्ष में वर्ष दर वर्ष 600% की वृद्धि दर्ज की है। ये था अमेज़न सक्सेस स्टोरी। आपको ये अमेज़न सक्सेस स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा।
हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।